हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया था, वन चैप्टर वन शॉट, जिसमें हम लोग फॉरेस्टर इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर गार्ड की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो नई रिक्रूटमेंट है उसका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स की मेरी गारंटी है, मैथ्स में दोनों का कंप्लीट कर दूँगा। बाकी कुछ टॉपिक्स या कुछ ट्रिक्स वगैरह जीएस वगैरह की भी हो सकती हैं, बट उसका मैं गारंटी नहीं है। मेन गारंटी मुझे मैथ्स की है, मैथ्स में कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें बस। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और सेकंड वीडियो में उसके सारे एमसीक्यूज, जितने भी तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, आज हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और देख लेंगे एमसीक्यूज भी बीच में ही। अगर कुछ एमसीक्यू रोड बचेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मैंने लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर, सबसे पहले लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जिसकी पावर कितनी हो, जिसकी पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये है ax प्लस बी, ये एक फॉर्म है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल है और पावर कितनी है इसकी, पावर कितनी है इसकी, 1 ही है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन ही बोलूँगा। क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन ही बोलूँगा, लेकिन इसको बोलूँगा मैं इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल x तो एक ही दिख रहा है ना हमको, y तो नहीं दिख रहा है इसमें। दूसरा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हमको वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, लेकिन पावर कितनी दिख रही है दोनों की, 1 है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद रखना, ए और बी इसमें 0 नहीं हो सकते। अगर ए और बी 0 हो गए तो क्या बचेगा, सी, तब तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। जब वेरिएबल ही नहीं बचा तो वो लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए ए और बी 0 नहीं हो सकते। इसमें भी 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वेरिएबल तो ए के साथ है, ए 0 नहीं हो सकता फर्स्ट वाली में। उसके बाद इसी को हम लोग कंपेयर करके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जैसे लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी होती थी, 1, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी होगी, 2 होगी। जिस भी इक्वेशन की पावर क्या होगी, 2 होगी, उसको मैं क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा। अब सर आपने यहाँ पे तो लिखा था क्या, ए और बी नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों? अगर मेरा बी 0 हो भी जाता है, ठीक है, सपोज अगर मेरा बी 0 हो भी जाता है, तब भी मेरे पास क्या बचता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। तब भी क्या मेरे पास एक वेरिएबल बच रहा है, जी हाँ बच रहा है। क्या उसकी पावर 2 बच रही है, जी हाँ बच रही है। तो दिक्कत क्या है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना वो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्यों, वेरिएबल है हमारे पास और उसकी पावर भी है, बी उसमें जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, 0 भी होगा तब भी चलेगा। लेकिन ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन है इसकी। अगर हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म देखें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या है, ये वाली, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या है, ये वाली। ठीक है, जिसमें ए 0 नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, एक वेरिएबल है इसमें और पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 2 होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक क्या उठ सकता है कि आपने क्या लिखा, आपने लिखा ए एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं अगर ऐसा लिखूं ए बाई एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक ही वेरिएबल है और इसमें भी क्या है, पावर 2 है, तो क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं, साफ इनकार है। क्यों, क्योंकि इसको जब भी हम ऐसे करके लिखेंगे, ऊपर लाएंगे जब x को, नीचे नहीं रहने देना है, ऊपर ही होना चाहिए सब कुछ। जब ऊपर लाएंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, -2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -2 नहीं होगा। पावर कितनी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी और 2 होगी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ आया। सिमिलरली अगर मैं लीनियर इक्वेशन में ऐसा बोलता कि a बाई एक्स प्लस बी, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको लिखता, ये आता a इंटू एक्स की पावर -1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ भी x की पावर कितनी आ जाती, 1 तो है लेकिन माइनस में है, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता उस केस में। समझ आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट था यही था। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास चीज़ है, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन साथ साथ में क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि ये आपस में इंटररेटेड है। लीनियर इक्वेशन का आपको पता होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से निकल के आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसको जब मैं इक्वेशन में पुट करता हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। अब मैं x की यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या मेरे पास 4 प्लस 2 कितना बन गया, 6, और राइट हैंड साइड पे भी क्या है 6, तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। जब
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो जो मैंने x की वैल्यू रखी वो क्या है मेरा, वही है मेरा सोल्यूशन। लेकिन किस केस में, लीनियर इक्वेशन के केस में। यही सेम चीज x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पे मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वही मेरा सोल्यूशन है और वही मेरा क्या है, रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में उसको मैं क्या बोलूंगा, रूट्स बोलूंगा, और लीनियर इक्वेशन के केस में उसको मैं क्या बोलूंगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाए, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह सा क्वेश्चन दिया जाता है क्वाड्रेटिक के केस में। और लीनियर के केस में क्या बोला जाएगा, फाइंड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इस तरीके से दिया जाएगा। बस यही फर्क है, सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी काम दोनों के सेम ही है। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे जो रूट्स होते हैं, जो सोल्यूशन होता है वो 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है, सोल्यूशन कितने तरीके का हो सकता है, यहाँ पे 3 तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, आगे आएगा कंसेप्ट, लेकिन इतना अभी आप याद रखो। ठीक है, अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्सेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल जब मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन, तो तब मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। जब भी हम लोग इक्वेट नहीं करते हैं, इक्वेट ना करने के पीछे वाला स्टेप जो है, सपोज मैंने ऐसे लिखा ax² + bx + c, तो अभी तक मैंने इसको इक्वेट नहीं किया है जीरो के साथ। जब तक मैं इसको इक्वेट नहीं करूंगा तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जब मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तक ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब मैंने इक्वेट किया तब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी तो लीनियर का ग्राफ, लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया था। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका ग्राफ क्या था, कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस में ग्राफ क्या होगा, यू शेप ग्राफ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, कैसा ग्राफ होगा, यू शेप ग्राफ होगा, जैसे ये लिखा हुआ है यू शेप ग्राफ होगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, पैराबोला भी बोल सकता हूँ। अब एक और चीज़, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव y है, यहाँ पे नेगेटिव x है, और यहाँ पे नीचे नेगेटिव y है। ये होते हैं मेरे पास क्वाड्रेंट। ये है मेरे पास पहला क्वाड्रेंट, ये है मेरे पास दूसरा क्वाड्रेंट, ये है मेरे पास तीसरा क्वाड्रेंट, ये है मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट। वैसे तो ये इसमें नहीं आता, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, लेकिन कई बार कोई प्रॉब्लम, कोई पता नहीं होता जेकेएसएसबी का, कहीं भी कुछ भी घुसा सकता है। तो पूछेगा आपको कि पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है, मतलब पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। अब देखो पहला क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये है पहला क्वाड्रेंट, ये सारा क्या आ रहा है, पहला क्वाड्रेंट। तो ये x के राइट साइड पे आ रहा है, इस पॉइंट के, ये जीरो है ना, जीरो के राइट पे आ रहा है कि जीरो के लेफ्ट पे आ रहा है, जीरो के राइट पे है। तो जीरो के राइट पे कौन सी एक्सिस होती है, जीरो के राइट पे पॉजिटिव x एक्सिस होती है। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। अब ये जीरो के ऊपर आ रहा है कि जीरो के नीचे आ रहा है, जीरो के ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने पे कौन सी एक्सिस होगी, पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसीलिए यहाँ पे y भी क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इस तरफ आएंगे तो ये जीरो के लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट पे x क्या होता है, नेगेटिव, ऊपर है तो y क्या होगा, पॉजिटिव। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली नीचे आप देख सकते हो x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, इस तरीके से हो जाएगा। कोई पता नहीं है जेकेएसएसबी का, कुछ भी पूछ सकता है। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया, आप क्या बोलोगे, सर ये आपने जो ग्राफ बनाया ये ऊपर ही क्यों बनाया, ये ऐसे नीचे क्यों नहीं बनाया, ये ऐसे क्यों नहीं बना। ये ऐसे भी बन सकता है, जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, अभी मैंने बोला जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax² + bx + c। अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बनेगी, इस तरह की शेप बनेगी। अगर a जो है वो लेस देन 0 होगा तो इन्वर्टेड यू शेप बनेगी। समझ आया, ये क्या बनेगा, ऊपर की तरफ u बनेगा, और ये क्या बनेगा, नीचे की तरफ u बनेगा। कब, जब a की वैल्यू बड़ी या छोटी होगी। सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ -ax² + bx + c। अब a क्या है, माइनस में है, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा पैराबोला बनेगा। मतलब ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन इसका कैसा बनेगा, पहले वाले का, इसका बनेगा जो ऊपर बनाया है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ आ गई, चले आगे चलते हैं। उसके बाद क्या पूछा जाता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या बताया, जैसे लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स निकालने का क्या है, 2 तरीके हैं हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गई क्या होती है, कैसे होती है, क्या पावर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किस तरह से दिया होगा तो मैं पता कर सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद उसका ग्राफ कैसा होता है वो भी पता चल गया।
उसके बाद अभी सोल्यूशन आगे या रूट्स आगे, जब उसकी वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालता हूँ, उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड मेरे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। पहले मैं इसको अभी के लिए रखता हूँ, इसको आगे लेके चलेंगे। अभी के लिए मैं फैक्टराइजेशन लेके चल रहा हूँ। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, फैक्टर्स बनाना, तोड़ना। जैसे सपोज मैंने क्या लिखा, मेरे पास 10 है एक नंबर, तो 10 को जब मैं तोड़ता हूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 5 लिख सकता हूँ 10 को। तो ये क्या बने? इसके फैक्टर्स बने। मेरे पास 15 है, तो क्या मैं 15 को 3 × 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो 2 × 5, 3 × 5, ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब किसी बड़े नंबर को दो या दो से ज़्यादा छोटे नंबर्स में तोड़ना। जैसे 20 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5 × 2 लिख सकता हूँ, या मैं 20 को 4 × 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 20 को 2 × 10 ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं? प्राइम नंबर्स, जो कि सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स में है। तो इस वाले फैक्टराइजेशन को मैं क्या बोलूँगा? इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। बोला सबको फैक्टराइजेशन ही बोला जाता है, लेकिन जब फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हों तो उसको क्या बोलूँगा मैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूँगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमको? फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सोल्यूशन निकालना है। अब सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है, पहले मैं दूसरी वाली ले लेता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे बोला गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करो मतलब रूट्स निकालो मतलब सोल्यूशन निकालो मतलब एक्स की वैल्यूज निकालो। इन शॉर्ट क्या निकालना है? इन शॉर्ट एक्स की वैल्यूज निकालो। अब 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब वैल्यूज भी कितनी आएंगी? एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी हमेशा। एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब निकालना कैसे है? तो सबसे पहले क्या करना है, मैं इक्वेशन को फिर से एक बार नीचे लिख लेता हूँ। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 = 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किस फॉर्म में लिखना है? ax² प्लस bx प्लस c = 0, इस फॉर्म में लिखना है। x के साथ कुछ नहीं, यहाँ पे तो x के साथ a है, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो a की जगह पे मैंने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। b की जगह पे यहाँ पे क्या है? 3, और c की जगह पे क्या है? 2। तो कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? 2। ये भी पूछ सकते हैं, JKS भी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए मैं क्या लूँगा? मैं मिडल टर्म को पकड़ूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा? मेरा काम है मिडल टर्म से और लास्ट वाले टर्म से। मैं मिडल टर्म को पकड़ूंगा, इसको साइड पे लिख लूँगा कहीं। 3x लिख लो या 3 लिख लो, आपकी मर्जी है। ये कौन सी टर्म है? ये है मिडल टर्म। अब मैं क्या करूँगा? जो a और c, ये जो पहली वाली टर्म है, ध्यान से सुनना, ये प्रोसीजर सारी इक्वेशन में यही एप्लीकेबल होगा। a और c, इन दोनों को पकड़ूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 × 2 कितना आ गया मेरे पास? 2, और साथ में 1 के साथ x² भी था, तो मैंने क्या लेके चला? x²। नहीं भी लेके चलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया मेरे पास? 2। अब जो भी मुझे फैक्टर निकालने हैं वो किसके निकालने हैं? 2 के निकालने हैं। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 × 2 ही लिख सकता हूँ, और कोई तरीका तो है नहीं मेरे पास 2 को लिखने का। तो ये इसके मुझे फैक्टर्स मिल गए। अब मैं क्या करूंगा? मिडल टर्म को क्या लिखूंगा? मिडल टर्म को लिखूंगा इसकी फॉर्म में। मिडल टर्म को क्या लिखूंगा? इसकी फॉर्म में लिखूंगा। मतलब मेरे पास पहला वाला तो वैसा का वैसा रहा। मिडल टर्म को मैं क्या लिखूंगा? इसकी फॉर्म में, जो फैक्टर्स आए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1x² प्लस 2x²। इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करके मेरा क्या बने? a और c बने, और ऐड करके मल्टीप्लाई करके a और c बने, और ऐड करके मिडल टर्म बननी चाहिए। ऐड करके क्या बनना चाहिए? मिडल टर्म बननी चाहिए। तो क्या 2x और 1x को ऐड करूंगा तो क्या 3x आ रहा है मेरे पास? क्या मेरे पास 3x मिडल टर्म है? बिल्कुल है। बाकी सबका सब सेम रहेगा, सिर्फ मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। किस फॉर्म में करना है? जो a और c के फैक्टर्स आए होंगे उस फॉर्म में मिडल टर्म को स्प्लिट कर दें। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दोनों में से क्या मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ?
निकाल सकता हूँ, तो x प्लस 1 बच गया। इन दोनों में से क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, तो x प्लस 1 बच गया। इक्वल्स टू क्या था? 0 तो था ही। अब मैं क्या इस टर्म और इस टर्म में से x प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पहली टर्म में से क्या बचा? x, दूसरी टर्म में से क्या बचा? 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2। तो ये मेरे पास आ गए इसके रूट्स बोलो, सोल्यूशन बोलो, वैल्यूज बोलो, फैक्टर्स बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? अगर नहीं आया एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये ऊपर क्वेश्चन है एक, ये है ना, चलो इसको लेके चलते हैं। एक सेकेंड रुको जरा। तो इक्वेशन आ गई आपके पास, सॉरी इक्वेशन आ गई। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, a और c को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो किसको? a और c को। a क्या है यहाँ पे? 2 और c क्या है? 3। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 6 आ गया। अब जो a और c को मल्टीप्लाई करके आया होता है उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज ac कितना आया? 6। तो 6 को फैक्टराइज करो। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए? 2 और 3। अब यही अगर बड़ी टर्म होगी ना, कई बार 12 आ जाएगा, तो 12 को 4 और 3 भी लिख सकते हो, 12 को 2 और 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिखें हम लोग। आपको सब कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 के कितने आगे? 2 और 3 आगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? मिडल टर्म को देखता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 का एक और बन सकता है। कैसे बन सकता है? इसको मैं अभी हटाता हूँ। 6 का क्या बन सकता है? 6 और 1 भी तो बन सकता है, क्योंकि 6 और 1 को करूँगा तब भी तो क्या आएगा? 6 ही आएगा मेरे पास। तो 2 चीज़ें बन सकती हैं। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं थर्ड चीज़ पे क्या करता हूँ? मिडल टर्म पे आता हूँ। ये स्टेप्स देखते रहना, आपको काम आएंगे। उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊँगा आपको, जिसमें आपको इतना सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए। कई बार ये ऑप्शंस में ऐसे 2 से 3 ऑप्शन दे दिए होंगे जब सेम, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आगे मिडल टर्म पे। मिडल टर्म कितनी है हमारे पास? -5x। अब मुझे क्या करना है? जो भी मेरे पास फैक्टर्स आए हैं उनमें से देखना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -5 किससे आता है। ठीक है, -5 किससे आता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो अगर मैं पहले ये वाले फैक्टर्स ले लूँ, 2 और 3, दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। अगर मैं 2 और 3 ले लूँ तो -5 कैसे बनेगा? अगर मैं -2x लिखूंगा और -3x लिखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? -5x बन जाएगा। अगर मैं 6 वाला लूंगा तो मेरा -5 कैसे बनेगा? -6x प्लस x करूंगा तब जाके मेरे पास -5x बनेगा। मानते हो? ठीक है, अब ये तो आ गया। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 6x² तो आएगा ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -6 आएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो मुझे माइनस वाला नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मल्टीप्लाई AC करके क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो मुझे पॉजिटिव वाला ही चाहिए। तो मुझे कौन से फैक्टर्स लेने पड़ेंगे यहाँ से? -2 और -3 वाला फैक्टर लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा? पहली टर्म मेरी वैसी की वैसी ही रहेगी। पहली टर्म मेरी वैसी की वैसी ही रहेगी। जो मिडिल टर्म थी उसको मैं फैक्टर्स में लिख दूंगा। फैक्टर्स में जो फैक्टर्स आए थे उसमें लिख दूंगा, प्लस लास्ट टर्म मेरी वैसी की वैसी ही रहेगी। अब क्या मैं इन दोनों में से इन दोनों में से 2x कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। पहली टर्म में बचा x, दूसरे में बचा -1। अब यहाँ पे भी मुझे यही वाला लाना है, तो x -1। जब मैंने x -1 कॉमन ले लिया, ये लिख लिया, तो बाहर मैं -3 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? x -1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, तो x -1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2x, और दूसरी टर्म में -3 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 1, एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये आ गई x की दोनों वैल्यूज़। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं? दोबारा से एक बार स्टेप्स देख लो। मल्टीप्लाई करना है पहले a और c को,
फिर ए और सी को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि ऐड करके क्या आए, मिडल टर्म, ऐड करके क्या आना चाहिए, मिडल टर्म, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए सी। अगर ए सी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना चाहिए, अगर ए सी नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही आना चाहिए। इस तरीके के आपको फैक्टर्स चूज करने हैं, समझ आई? ठीक है, उसके बाद जो मिडल टर्म है उसको उन फैक्टर्स में लिखो और आगे कॉमन निकालो और आंसर आ गया। ये हो गया जो आपका टिपिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब आ गया इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है भाई, शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ये चीज़ याद रखनी है बस। अगर प्लस प्लस होगा तो रूट्स आएंगे माइनस माइनस में, अगर प्लस माइनस होगा तो रूट्स आएंगे माइनस प्लस में। अब ये क्या है, प्लस प्लस माइनस में क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, अभी देखते हैं। देखो अभी मेरे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी मेरे पास। अब मैं यहाँ से क्या देखता हूँ, मेरे पास साइन, मैं साइन देख रहा हूँ। पहला साइन क्या है, माइनस, दूसरा साइन क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं देखूँ पहला साइन मेरे पास क्या है, नेगेटिव, दूसरा साइन क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। तो मेरे रूट्स जो आएंगे दोनों के दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो जब मैंने रूट्स निकाले तो मैंने देखा मेरे दोनों के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक 3/2 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या दिया जाएगा आपका, ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाएगा, पहला ऑप्शन -1 3/2, बी ऑप्शन 1 -3/2, सी ऑप्शन -1 -3/2, चौथा ऑप्शन 1 और 3/2। तो 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आप यहाँ से ही साइन से ही देख के बता सकते हो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला आंसर हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे किसी और ऑप्शन में भी हैं, सपोज आपको 2 और 3/2 ऐसे भी दिया एक ऑप्शन, ई ऑप्शन है, अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना है, एक और तरीका है बताता हूँ। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो उससे आसान तरीका क्या है, दूसरा, आप क्या करो, ऑप्शन लो और ऑप्शन इसमें पुट कर दो। क्योंकि मैंने क्या बोला, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जब मैं डी ऑप्शन को क्या करता हूँ, पुट करता हूँ इसमें, तो पहला क्या है 1, तो मैं पहले 1 को पुट करके देखता हूँ। 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 +3, तो ये कितना आ गया, 2 - 5 + 3, 2 - 5 कितना हो गया, -3 + 3, तो कितना आ गया, 0। तो राइट हैंड साइड भी क्या है, 0, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक रूट मेरा जो है वो 1 है। दूसरा क्या है, दूसरा मैं 3/2 करता हूँ चेक, तो 3/2 का स्क्वायर -5 × 3/2 +3, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2 × 9/4 -15/2, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, +3 भी है, तो ये आएगा 9/2 -15/2 +3, तो ये आएगा -6/2 +3, ये आएगा -3 +3, दोबारा क्या आ गया, 0। इसका मतलब यही दोनों रूट्स ऐसे हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा सिंपल तरीका है, ये जल्दी हो सकता है एज कम्पेयर टू आपके जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने बताया फैक्टराइजेशन वाला। सबसे पहले क्या देखो, पहले ये साइन आपको याद करने पड़ेंगे। साइन याद कैसे करने हैं उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, दोनों पॉजिटिव लिखो, दोनों नेगेटिव लिखो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखो और नेगेटिव पॉजिटिव लिखो, उसको उल्टा कर दो। पहले क्या करो, दोनों पॉजिटिव लिखो, फिर दोनों नेगेटिव लिखो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, फिर उल्टा कर दो नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब 4 से 5 बार ऐसे करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा। ये लर्न होगा तो आपको ये पता चल जाएगा इसके रूट्स कैसे हैं, उसके बाद आप 4 ऑप्शन में से कम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 3 को एलिमिनेट कर दो, नहीं तो 2 को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचता है उसमें से एक को पुट करके देख लो, अगर वो पुट करके आ रहा है वैल्यू, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, तो वही ऑप्शन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरा बचेगा, वही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद चलते हैं आगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड दूसरा तरीका हो गया। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है, ये थोड़ा सा आसान तरीका होता है रूट्स निकालने का। इसमें आपको बस एक फार्मूला याद करना पड़ता है, उस फार्मूले से आपका सारा कुछ निकल जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास, रूट्स किससे निकलते हैं, -b ± √b² - 4ac / 2a। ये मेरे पास फार्मूला है जिससे मेरे पास रूट्स निकलेंगे। ठीक है, एक रूट क्या आएगा, एक रूट आएगा x1, अगर मैं लिखूँ तो -b, एक बार प्लस √b² - 4ac / 2a, और दूसरा रूट क्या आएगा, -b और यहाँ पे -b² - 4ac / 2a।
ये जो टर्म है अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को मैं क्या बोलूँगा, इसी को मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट। ये मुझे क्या बताता है कि रूट्स कैसे हैं। रूट्स कैसे हैं का क्या मतलब है कि रूट्स आपके पास अलग अलग आ रहे हैं, रूट्स आपके पास इक्वल आ रहे हैं, कि आपके पास कोई रूट नहीं आ रहा, कोई रियल रूट नहीं आ रहा। ठीक है, 3 तरीके की ये चीज़ बताते हैं। या क्या बताता है कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका क्या आया वैल्यू, एक रूट आया 1 और एक रूट आया 3/2। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हुए, अलग अलग हुए। अगर ये ऐसे आ जाता 1 और 1 तो ये क्या हो जाते इक्वल रूट्स। ठीक है, उसके बाद नो रियल रूट्स का क्या मतलब है, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो इसका मतलब हमारे पास रियल नंबर नहीं है। वो 2 नंबर होते हैं हमारे पास, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो रियल रूट उस समय नहीं है। अब डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या है, आसान सा है ये बस। डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल रूट्स की क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और इसका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। जब लेस देन 0 होगा इसका मतलब रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो रूट्स क्या बचेंगे, सिर्फ माइनस b/2a। दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम, माइनस b/2a। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी रूट्स। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स पता कराता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें, देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसके बाद डिटरमाइन करो नेचर ऑफ रूट्स के, मतलब रूट्स कैसे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, मैंने क्या बोला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। पहले जो भी इक्वेशन है उसको, इक्वेशन को लिखो, उसके साथ जनरल इक्वेशन को लिखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी है -4। क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब b की वैल्यू -4। c की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे पुट करो, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a इतना है और c इतना है। -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। कुछ भी आएगा, चाहे -8 आया तो ये -8 क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 आए तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो और बताओ नेचर ऑफ रूट क्या है। उसमें क्या आ सकता है, उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, मतलब इक्वल्स टू 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद बोल सकते हैं रूट्स भी निकालो, ये भी क्वेश्चन आगे ऐड कर सकता है। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। v की क्या वैल्यू होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल। अभी मैंने बताया रियल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। किसके लिए, b के लिए, सॉरी ये रियल रूट्स के लिए। ठीक है, तो b क्या है हमारे पास, यहाँ पे b तो b ही दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू कितनी है 16। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, रियल रूट्स बोला है। अब रियल रूट्स के 2 कंडीशन थे ना, यहाँ पे इसने क्वेश्चन जो है वो सही से वो नहीं दिया है, सही से नहीं लिखा है, क्योंकि रियल में क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट भी होते हैं और एक इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल मान के चलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ये तो 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये क्या बन गया 16 इंटू 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो b की क्या वैल्यू होगी, प्लस माइनस 16 होगी। इसको अगर आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 256। तो बी स्क्वायर जब वहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा 256 का अंडर रूट। तो b इक्वल्स टू प्लस माइनस 16, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपके, जिस तरीके से मर्जी करो। तो क्या वैल्यू आ जाएगी b की, एक तो प्लस 16 होगा और एक तो माइनस 16 होगा। ये वैल्यू b की होगी किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। समझ आया, आ गया होगा, नहीं आया एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है,
फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऑप्शन दिए होते तो और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता, पर मुझे आपको समझाना भी है। दो नंबर्स हैं जिसका सम 27 है, तो मैं दो नंबर क्या मान लेता हूँ, और x मान लेता हूँ और एक y मान लेता हूँ, उसका सम कितना है 27। और अब क्या बोला, उसका प्रोडक्ट कितना है दो नंबर्स का 182। ठीक है, प्रोडक्ट 182 है, तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व, एक तो पहले सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू उसके बराबर है 182 डिवाइडेड बाय y है। ठीक है, या तो यहाँ से निकाल लो या तो यहाँ से निकालो, मर्जी आपकी है, किसी एक से निकाल लो। मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब ये x की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 182 डिवाइडेड बाय y प्लस y इक्वल्स टू 27। 182 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 27y। यहाँ से y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। ये तो हो गया कैसा तरीका, लेंथी वाला तरीका। अब आपको शॉर्टकट से किस तरीके से करना है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, एक मिनट मुझे चेक करने दो ऑप्शन है क्या इसके। अब चलो इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन है मेरे पास 13 और 14। अब यहाँ से बच्चे कुछ हो जाएंगे, 13, 14, 27 तो दिख रहा है, यही ऑप्शन होगा, तो ये ऐसे थोड़ा जाने दूंगा आपको। दूसरा ऑप्शन दूंगा 15 और 12, ये भी तो 27 बन रहा है, अब बोलो क्या होगा। ठीक है, सी ऑप्शन दूंगा 10 और 17, और डी ऑप्शन दूंगा 7 और 20। 10 और 17 तो गलत हो गया, शायद 37 हो गया ना, तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये अब इसमें से अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो तीन ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि क्या है 27 सम बन रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है, प्रोडक्ट भी तो 182 देखना है। अब आप यहाँ पे देखो 5 × 2 प्रोडक्ट करूँगा तो लास्ट में क्या आएगा, 5 × 2 10, तो 0 आएगा, ये नहीं हो सकता। 7 × 0 ये नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। 4 × 3 12, तो लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब क्या आंसर होगा 13 और 14। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिल्कुल नहीं पकड़ना है ऐसे नंबर्स लेके इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इसी तरीके से है, वरना मर्जी आपकी है, इस तरीके से करना, अब इस तरीके से भी कर सकते हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव जो भी बोलो आप, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं एक को x मान लूँ तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा भी x ही होगा। x क्यों होगा भाई, कंसेक्यूटिव मतलब अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, एक 3 है तो दूसरा 4 होगा। अगर मैंने इसको 1 माना तो अगला क्या आएगा, इसको मैंने x माना तो x + 1 आएगा ना, इसको मैंने x माना तो अगला क्या आएगा, x + 1 आएगा। इसको मैंने अगर x मान लिया तो ये क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या आ जाएगा, x + 1। अब क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनका स्क्वायर करने के बाद सम कितना आता है 365। यहाँ पे दो तरीके के इक्वेशन पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, जब मैं दोनों का स्क्वायर करके सम करूंगा तो किसके बराबर आएगा 365। तो ये आएगा x स्क्वायर, अब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab 365। तो 2x² + 2x - 364 = 0। मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो x² + 2 - 182 आ गया = 0। अब क्या है, फिर से वही क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, या तो क्या करो, ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन से पुट करके चेक कर लो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसी क्वेश्चन को दूसरा मॉडिफाई करके क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इसका मतलब पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है। एक बार क्या बोला होगा कि स्क्वायर ऑफ सम, तो पहले क्या होगा, सम होगा दोनों का, फिर होगा उनका स्क्वायर। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक बार बोला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, एक बार बोला होता है स्क्वायर का सम करो, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना आगे से। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास होती है तो मैं उसको बना लेता हूँ। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये बन गया A, ये बन गया B, ये बन गया C, ये मेरे पास 90 डिग्री है। अब एल्टीट्यूड कौन सा होगा, इसको क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं बेस। अब वो क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है।
तो मैं बेस को क्या मान लेता हूँ, बेस को b मान लिया, तो एल्टीट्यूड कितना बन गया b-7। हाइपोटेन्यूज उसने कितना दिया है, 13 दिया है। तो हमको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, तो बेस ही है, एल्टीट्यूड क्या आएगा b-7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, लेकिन मैं ऐसे करने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको हर क्वेश्चन का शॉर्टकट बताऊंगा और वो हर जगह यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ बता दिया को आप कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो उसी में अप्लाई होगा, कहीं पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा आपका। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मैं बताता हूँ। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपने मैथ्स थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा आपको याद है, तो हमारे पास क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं कुछ। हमको 5-7 याद रखने हैं, उसके बाद आप जितने मर्जी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। एक होता है 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद आता है 8, 15, 17। उसके बाद आता है 5, 12, 13। उसके बाद आता है 9, 40, 41। उसके बाद आता है 7, 24, 25। ये कुछ हैं जो आपको याद रखने होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि एक साइड मुझे क्या दिख रही है, हाइपोटेन्यूज मुझे क्या दिख रहा है, 13। तो इसमें से मुझे एक ट्रिपलेट ऐसा दिख रहा है जिसमें क्या है, 13 है ना, 13। तो अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज मान लूँ, बेस जो है वो छोटा, ये अल्टीट्यूड जो है वो बेस से छोटा है, तो इसको मैं अगर बेस मान लूँ, इसको मैं अगर एल्टीट्यूड मान लूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या वो सेटिस्फाई होता भी है कि नहीं। क्या बेस जो है, क्या एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, बिल्कुल। अगर मैं 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आता है, 5। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब बेस कितना होगा, 12 होगा, और एल्टीट्यूड कितना होगा, 5 होगा। तो मुझे क्या पूछा है, बेस पूछा, तो मैं बेस का आंसर दे दूंगा। अदर 2 साइड्स पूछी है, तो एक 12 होगी, एक 5 होगी। 5, 12, 13 मेरे पास ट्रिपलेट है। जब भी मुझे 13 दिखा, इसका मतलब 5, 12 होगा। जब भी मुझे 5 दिखा, इसका मतलब बाकी 3 और 4 होगी। जब भी मुझे 17 दिखा, इसका मतलब बाकी 8 और 15 होगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ आया। तो बहुत आसान से इक्वेशन थे ये, बहुत आसान सा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, पहले तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। आने के बाद आपको क्या करना है, मेथड जब आ गया आपको ये वाले साइन याद रखने हैं। कैसे, पहले दोनों पॉजिटिव लिखो, फिर दोनों नेगेटिव लिखो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, फिर उसका उल्टा कर दो। पहले दोनों पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, फिर उसका उल्टा कर दो। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से आप 3 से 4 बार इसको लिखोगे, याद हो जाएगा। जब भी आपको ये साइन दिखे, इसका मतलब रूट्स आपके ऐसे आने वाले हैं। अब ऑप्शन में देखा, 4 में से अगर तीनों ऑप्शन में कोई और है, 2 में नेगेटिव है, तो वही ऑप्शन हो गया। अगर उसमें से 2 में किसी में है ऐसा दोनों नेगेटिव, 3 में भी दोनों नेगेटिव है, तो कोई एक ऑप्शन उठा लिया और उसको इक्वेशन में पुट करके देखा, अगर सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है। ये ज़्यादा आसान है किससे सॉल्व करने से, पूरा सॉल्व करने से इक्वेशन में पुट करने वाला ज़्यादा आसान, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप कहाँ पे लिख सकते हो। तो इन दोनों सोर्स से, ये टेलीग्राम सोर्स है, ये आपका जीमेल है, दोनों सोर्स में से किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपने डाउट, सजेशन, फीडबैक सब कुछ आप इन दोनों पे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको लिंक भी मिल जाता है वीडियोस का, और इसके नोट्स भी मिल जाते हैं। ये सब जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपको खुद से अगर नहीं बनाने, आपको यहाँ से मिल जाते हैं, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।